सो हाय एवरीवन। हाँ जी भाई, आप सभी का स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म पर। अपने प्लेटफॉर्म का नाम है शिवम सीडीपी और भाई मेरा नाम है रेमी RAMMY ढोल। तो भाई देखो, आज हम स्पेशली जो अभी आपका सी टेट होने वाला है सितंबर के अंदर 5 या 6 तारीख, 2 दिन भी हो सकते हैं, एक दिन भी, तो उसके लिए एक स्पेशल कुछ ऐसे कीवर्ड हैं इसके आज की इस वीडियो में जो आपने बहुत बार देखे होंगे। स्पेशल सीडीपी के हैं ये। आपके लगभग यहाँ से 12 से 15 नंबर आज आप सिर्फ एक इस छोटे से लेक्चर से कवर अप करोगे। देखो, लेक्चर आपके पास बहुत सारे और भी होते हैं बड़े बड़े, लेकिन मैं आपको क्या बताऊंगा कि भाई अगर इस प्रकार के कीवर्ड आ जाएं, दिखा भी देता हूँ एक बार मैं आपको। मैंने कुल मिलाकर 9 टॉपिक इसके बनाए हैं, 9 टॉपिक्स, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको किस किस प्रकार से सोल्व करने हैं और आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे, क्योंकि आप वहाँ पर दवंदव में फंस जाते हो, 2 ऑप्शन एक जैसे हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ज़्यादा लंबा हम टॉपिक नहीं रखेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि 20-25 मिनट तक चला जाए, लेकिन ये इसी में कवर अप करवाने की कोशिश करूँगा। बाद में देख रहे हो 27, 28, 29 में भी, तब भी देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके 10-12 नंबर आपके 101% आप गेन करोगे भाई। तो आ जाओ, सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं। आपका जो विचारक है, जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं, जो थिंकर हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पर सबसे पहले जीन पियाजे और कोहलबर्ग में काफ़ी सिमिलैरिटी भी है और कैंडिडेट कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। सबसे पहले आपको 2 वर्ड मिलेंगे, एक आपका ईगोसेंट्रिक स्पीच और दूसरा है आपका प्राइवेट स्पीच। ईगोसेंट्रिक जब भी स्पीच का नाम आता है, आत्म केंद्रित, इसको हम हिंदी में बोलते हैं आत्म केंद्रित वोक, ठीक है। आप चले जाओगे जीन पियाजे के साथ। आप कैसे याद रखोगे ये भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। पहले एक बार इसको समझ लो कि भाई यह बच्चे की संज्ञानात्मक अपरिपक्वता यानी कि इमेच्योरिटी को दर्शाता है। इसमें बच्चा यह नहीं समझ पाता कि दूसरों का नज़रिया उसके नज़रिए से कैसे अलग हो सकता है। अब इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझते हैं। देखो, इमेच्योरिटी, मेच्योरिटी मतलब जब हम मेच्योर हो जाते हैं, इमेच्योरिटी जब तक वो मेच्योर नहीं होता, ठीक है। मतलब वही बोलते हैं ना कि भाई ये तो बच्चे वाली हरकत कर रहे हैं। जब तक एक बच्चा बच्चे वाली हरकत करेगा, ठीक है, मतलब वो ठीक से परिपक्व नहीं हुआ है। तो ये कौन बताता है? ये सब आपका जब बच्चा आत्म केंद्रित, जब उसका पूरा पूरा ध्यान खुद के ऊपर होता है। यहाँ पर लिख रखा है कि इसमें बच्चा यह नहीं समझ पाता कि दूसरों का नज़रिया, ठीक है। अब जैसे कि एक किसी इंसान ने उसके बच्चे को बोल दिया कि किसी भी बात पर कुछ भी बोल दिया कि चल बेटे मैं आ रहा हूँ, तो तब तक गाड़ी में जाके बैठ। अब वो क्या कर रहा है, वो बच्चा खुद के ऊपर ही पूरा फोकस कर रहा है। वो ये है नहीं समझ पा रहा कि भाई मतलब पापा ने क्यों बोला होगा, मुझे यहीं पर रहना है। वो उसके हिसाब से सारी चीज़ें सोच रहा है, उसका पूरा खुद के ऊपर ही ध्यान है और वो यह सोच रहा है, मतलब वो ये सोच ही नहीं पा रहा कि भाई जो दूसरों का नज़रिया है कि पापा ने क्यों बोला होगा, या फिर यहाँ पर ट्रैफिक भी हो सकता है, जाम भी लग सकता है। नहीं, वो क्या सोच रहा है, वो बस वो खुद के ऊपर ही पूरा फोकस है। क्यों? क्योंकि साहब अभी वो एमेच्योर है। ये बात आपको, एक ईगोसेंट्रिक और दूसरा आपका एमेच्योर, संज्ञान किसके साथ आता है? जीन पियाजे के साथ। तो एमेच्योरिटी यहाँ पर आएगा। अब आप दूसरा जो वर्ड है यहाँ पर आप देखिए, लेव वाइगोत्स्की, या क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, लगभग हर एक पेपर में ये पूछा गया है। इसके साथ आप प्राइवेट स्पीच के साथ चले जाओगे। प्राइवेट स्पीच में बच्चा क्या है, खुद के साथ बातें कर रहा है। अब जब खुद के साथ बातें कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे यह बच्चे की खुद से बोलकर की जाने वाली बातचीत है। यह बच्चे को अपने व्यवहार और कार्यों को स्वनियमित, इसको इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, सेल्फ रेगुलेट करने में मदद करती है। अब ये है क्या, मान कर चलो एक छोटा सा बच्चा है, वो कोई खिलौना लेके, जैसे कि कोई स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, उसका वो टूट गया है। अब वो उसको दोबारा से भाई जोड़ रहा है। अब वो क्या बोल रहा है कि भाई ये तो इसके टायर हैं, टायर ये यहाँ पर नहीं आएंगे, ये पीछे आएंगे। खुद से बोल रहा है, मतलब वो खुद को निर्देश दे रहा है, ठीक है, खुद को निर्देशित कर रहा है, सेल्फ रेगुलेट पर खुद को समझा रहा है वो, ठीक है। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ईगोसेंट्रिक और प्राइवेट स्पीच। अब याद कैसे रखोगे? देखो, लेव वाइगोत्स्की बड़ा नाम है, ईगोसेंट्रिक बड़ा नाम है, लेकिन वो यहाँ पर इसके किसके साथ चला गया, ये इसके साथ आ गया प्राइवेट स्पीच, मतलब बड़े के साथ छोटा, प्राइवेट स्पीच। और दूसरी तरफ कौन है भाई? दूसरी तरफ है आपका छोटा, मतलब कि नाम है जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की से, तो ये नाम लिखने में छोटा ही है, इसके साथ चला गया आपका बड़ा, ईगोसेंट्रिक। तो एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब ये ईगोसेंट्रिक और प्राइवेट स्पीच। अगर हम नाम देखें तो उस हिसाब से हमने ट्रिक बनाई है। तो जीन पियाजे के साथ ईगोसेंट्रिक, जो कि आपका इमेच्योरिटी को बताता है, और इसके साथ लेव वाइगोत्स्की के साथ आपका प्राइवेट स्पीच। तो पहला पॉइंट तो आपका ये क्लियर आपको हो जाता है। दूसरा, अब देखते हैं, बहुत बार ये प्रश्न भी आपका बहुत बार पूछा गया है, जो सीखने का तरीका है।
अब जो जीन पियाजे क्या बोलता है कि भाई बच्चा खुद से अपने ज्ञान की दुनिया की रचना करता है। बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, जो छोटे जो नन्हा वैज्ञानिक होते हैं, ये खुद से कि खुद को एक्सप्लोर करता है। ये बात आप किसके साथ चले जाओगे? जीन पियाजे के साथ। लेकिन लेव वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं कि भाई जो बच्चा है वो समाज और संस्कृति के साथ इंटरेक्शन करके, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन करके अतः क्रिया करके सीखते हैं। जीन पियाजे देखो, लेव वाइगोत्स्की में एक वर्ड आ गया गोत, और गोत कहाँ होते हैं भाई? आपके समाज के अंदर, ठीक है, और समाज के अंदर ही होती है आपकी संस्कृतियाँ। तो समाज और संस्कृत ये आपका वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, जो तीसरा पॉइंट है हम कि भाई भाषा पहले आई या विचार पहले आया, ठीक वैसे ही कि भाई मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। अब देखो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, जब भी लेव वाइगोत्स्की का नाम आता है टी और एल, मतलब कि लेव वाइगोत्स्की बोलते हैं कि पहले कोई थॉट आया होगा, उसके बाद ही तो लैंग्वेज बनी होगी। मतलब कि पहले विचार आया, थॉट, और उसके बाद फिर भाषा आई, टी और एल, ये आपको याद रख लेना है। लेकिन कैसे याद रखोगे? देखो भाई, इस यहाँ पर दो अक्षर हैं टी और एल, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की, तो एल से स्टार्ट है लेव वाइगोत्स्की, तो लेव वाइगोत्स्की एल से स्टार्ट है। इसका मतलब यह नहीं कि भाई ये लैंग्वेज पहले आई भाषा बाद में आई, नहीं। बस आप ये बात ध्यान रखोगे, जो एल है लेव वाइगोत्स्की वह, उसको आपने बाद वाले एल के साथ कनेक्ट करना है। वो बोलता है कि पहले थॉट आया, ठीक है। इसकी तरफ जो जो जीन पियाजे था, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, ये है साहब आपका जीन पियाजे का, मतलब कि जीन पियाजे जेपी का, ये क्या है आपका? थॉट और एल, टी एल, ठीक है भाई। ये आप कैसे याद रखोगे? देखो जीन पियाजे, पी के बाद क्यू और आर और एस, फिर क्या आएगा आपका टी, टी यहाँ से शुरू हो गया, तो मतलब आपका थॉट और फिर आपका लैंग्वेज, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होगे। बाकी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की साहब क्या बोलते हैं कि जब बच्चा भाई स्टार्टिंग के जो दिन होते हैं वो आपके स्वतंत्र होते हैं। टी, थॉट और लैंग्वेज, ये यह नहीं बताता कि पहले थॉट आए या लैंग्वेज आए, नहीं। ये बोलता है कि ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन 3 साल की उम्र पर जाते जाते ये दोनों मिल जाते हैं, थॉट और आपका भाषा, मतलब कि लैंग्वेज। तो 3 पॉइंट हैं दोनों के, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या समझ में आया? एक बार से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। पहला था आपका आत्म केंद्रिक वोक, छोटा नाम है बड़ा आएगा। दूसरा है लेव वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच आ जाएगा। आत्म केंद्रित वोक मतलब बच्चा का पूरा ध्यान खुद पे है, दूसरों के नज़रिए को नहीं समझ पा रहा, भाई ये मेच्योर नहीं हुआ, एमेच्योर है। दूसरा पॉइंट था सीखने, भाई मतलब जो जीन पियाजे हैं क्या बोलते हैं भाई? लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है। लेकिन लेव वाइगोत्स्की साहब क्या बोलते हैं? समाज और संस्कृति का मिश्रण, इंटरेक्शन करके। मतलब देखो यहाँ समझाता हूँ आपको भाई, जो लेव वाइगोत्स्की है वो क्या बोलता है? गोत्स्की, गोत्र आ गया। गोत्र कहाँ पर होता है भाई? आपका समाज और संस्कृति के अंदर होता है। देखो अब जब बच्चा समाज के अंदर जाएगा, उसको दोस्त भी मिलेंगे, उसको कोई अंकल भी मिलेगा, बड़ा भैया भी मिलेगा, वो उनके साथ बातचीत करके फिर ही वो आगे सीखने का काम करता है, ऐसा बोलता है लेव वाइगोत्स्की। जो तीसरा पॉइंट था वो था भाई, पहले टी एल याद रख लेना है, पहले थॉट आया फिर लैंग्वेज, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। लेकिन वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं कि भाई ये पहले स्वतंत्र होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन 3 साल की उम्र में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। भाषा, हाँ ये बात ध्यान रखिएगा, जब ये 3 साल की उम्र में मिलेंगे तो इसने क्या बोला था भाई? थॉट पहले आया, लैंग्वेज बाद में आई, जीन पियाजे ने। लेकिन वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं? 3 साल की उम्र में जब ये मिलेंगे तो भाषा विचार को दिशा देती है, मतलब कि इसने लैंग्वेज को प्राथमिकता दी है। वैसे भी इसने बोला है भाई समाज, संस्कृति और लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। तो इसने क्या बोला, और ऊपर वाला क्या बोलता है भाई कि जो आपका विचार है, विचार ही भाषा को निर्देशित करते हैं, मतलब टी पहले एल बाद में। लेकिन यहाँ पर वाइगोत्स्की में क्या बोलता है भाई? लैंग्वेज निर्देशित करती है, ठीक है। ये बात छोटा देखो, बहुत ही माइनर सा, बहुत ही छोटा सा एक पतली सी लाइन है। अगर ये आप नहीं समझ पाए तो भाई आप 8-10 क्वेश्चन गलत कर लोगे। और आपने बहुत बार देखा होगा कि भाई बहुत सारे कैंडिडेट हैं, जैसे कि 90 मार्क्स चाहिए या 82 मार्क्स चाहिए, तो भाई 90 वाले के 80 तक आ जाते हैं। 80 से 90 का काफ़ी डिफ़िकल्ट रास्ता होता है। ठीक इसी प्रकार से 70 जो 82 वाला है तो 70 तक तो पहुंच जाता है। जो आखिरी के 10-12 नंबर हैं उसमें काफ़ी कंपटीशन होता है। और अगर आप सीडीपी में 15, 16, 17 स्कोर कर पा रहे हो तो अब की बार हम 27, 28 ईजिली कर पाएंगे। बस आप ये पूरी की पूरी सीरीज देख लेना। आगे आ जाओ, 2 पॉइंट हमने देखे हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है लॉरेंस कोहलबर्ग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ से थे? अमेरिका से थे, ठीक है। देखो पहले आता है एल, फिर आता है आपका एस।
एल मतलब कि लेवल, एस मतलब कि स्टेज। तो पहले 3 आता है, फिर 6 आता है। तो 3 लेवल हैं, 6 स्टेज हैं, प्रत्येक में 2-2, ये भी हमने देख लिया था। अच्छा, जो इसका विचार, जो इसका सिद्धांत था, उसकी आलोचना करी है। याद कैसे रखोगे? कोहलबर्ग, का से स्टार्ट है, का से केरोल स्टार्ट है। देखो कोहल, यदि मैं बर्ग को काट दूँ क्या बन गया? कोहल, और ये क्या बन गया? केरोल। तो ला भी है सेम, का भी है सेम। तो कैरोल गेलीगन, इसने आलोचना करी थी किसके विचार की? लॉरेंस कोहलबर्ग के विचार की। तो कोहल से याद रख लीजिएगा कैरोल, ठीक है। कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था, इसकी सबसे बड़ी आलोचना करी थी किसने? कैरोल गिलिगन ने। क्या बताया था भाई इसने क्या बताया था? यहाँ पर नहीं दिया क्या, चलो यहाँ पर बता देता हूँ मैं। इसने क्या बताया था कि साहब आपका जो कि भाई इसमें बताया था कि जो संस्कृति और जेंडर, स्पेशली जो महिलाओं का दृष्टिकोण है, उसके जो प्रभाव है, ठीक है, उसको ठीक प्रकार से लागू नहीं किया, ऐसा बोलते हैं कैरोल गिलिगन, ठीक है। तो कौन सा? संस्कृति और आपका जेंडर वाला, 2 चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो कि इस पॉइंट से रिलेटेड हैं। ये तो हो गया, ठीक है, इसने तो आलोचना कर ली, लेकिन जो इसका सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत, अब आ जाओ इसके ऊपर। तो जो यह सिद्धांत है, ठीक है, यह किस चीज़ के ऊपर बेस है? कि भाई यह सिद्धांत मुख्य रूप से साक्षात्कार, मतलब कि आपका इंटरव्यू और काल्पनिक कहानियाँ, इसके ऊपर आधारित है, ठीक है। जैसे कि हिंज की एक दुविधा, तो ये भी तो कहानी है, ये रियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर बेस नहीं है। यह भी आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? अब आप जैसे कि यह जो रियल चीज़ें हैं, मतलब कि जो एक्सपेरिमेंटल जो चीज़ें हैं, उसके ऊपर यह चीज़ आधारित नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ। जो भाई आपका संस्कृति और जेंडर, जो कि मैंने बता भी दिया, उसके प्रभाव को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया, मतलब कि खामी है। आपसे ये भी पूछ लेगा कि भाई जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसमें किस किस चीज़ की खामी है? तो आपका कल्चर और आपका जेंडर, महिलाएं दृष्टिकोण, इन चीज़ों की आपकी काफ़ी खामी है, ठीक है। तो क्या कुछ समझे या नहीं समझे? ठीक है, तो 3 मनोवैज्ञानिकों के ऊपर हमने प्रश्न देखे हैं, और ये ऐसे प्रश्न है मेरे भाई जो कि हम ऊपर ऊपर से तो डिस्कस कर लेते हैं बहुत बार, लेकिन ये हम नीचे के पॉइंट पकड़ना भूल जाते हैं। जैसे कि इसमें यही है कि भाई किसने इसकी आलोचना करी, ठीक है, किस पॉइंट को लेकर इसकी आलोचना करी, जो इसका मुख्य बेस है वो किस चीज़ के ऊपर आधारित है। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच लेंगे कि सर ये तो रियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर है, एक्सपेरिमेंट है भाई, हिंज ने एक्सपेरिमेंट किया था। नहीं, वो जस्ट एक कल्पना थी, एक स्टोरी सुनाई गई थी बच्चों को, और उसके आधार पर देखा गया था कि बच्चे किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। एक आया था आपका दुविधा वाला, ठीक है। एक बार पूछा गया था कि जो आपका नैतिक विकास का सिद्धांत है, 4 ऑप्शन दे दिए कि भाई यह द्वंद्व, दुविधा नहीं, एक्चुअल उसमें द्वंद्व पूछा गया था। तो आप द्वंद्व के साथ जाओगे, क्योंकि हिंज की स्टोरी सुनाकर एक अध्यापक द्वंद्व में तो डाल रहा है कि भाई जो हिंज ने ठीक किया या गलत किया, तमाम प्रकार की चीज़ें, ठीक है। अब आ जाओ जो आपका कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 2 वर्ड हिंदी में ध्यान रख लेने हैं, एक होता है आपका अनुकूल, दूसरा आपका प्रतिकूल, ठीक है। अनुकूल का क्या मतलब है भाई? आपका सकारात्मक प्रभाव, और प्रतिकूल का क्या मतलब होता है? नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। देखो कैसे याद रखेंगे, आ पहले आता है, ठीक है, और ना और पा बाद में आता है। तो आ अनुकूल, पा प्रतिकूल। तो देखो अच्छाई तो जाहिर सी बात है भाई, अच्छाई तो हमेशा ऊपर ही रहेगी, ठीक है। अगर आपने तैयारी की है तो जाहिर सी बात है भाई, आप ही टेट क्वालिफाई कर पाओगे, आप ही आगे रहोगे। अगर आपने तैयारी नहीं की और आप जस्ट वैसे ही पढ़ के चले गए, तो आप कैसे मतलब कैसे पास होगे? आप जाहिर सी बात है कि फेल हो जाओगे। तो आपका अनुकूल मतलब कि सकारात्मक अच्छी चीज़ें, प्रतिकूल मतलब कि आपका नकारात्मक चीज़ें, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं, काफ़ी छोटी हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे कि बहुत बार ये चीज़ बोली गई है कि भाई जो अवसरों की समानता है बच्चों में, जो एक चाइल्डहुड का जो कंसेप्ट है उसके अंदर दी गई है, क्या सभी का बचपन एक समान होता है? अगर हम बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखें तो भाई हाँ, सारे बच्चे एक समान होते हैं, लेकिन भाई सभी का बच्चा जो सारे का भाई जो सभी का सभी जो बचपन है वो एक समान नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक रिच फैमिली में, या फिर उनके पास इन्वायरमेंट अच्छा होता है, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का पता भी नहीं चल पाता, तो उनको खेलने का, खुद से प्रयोग करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई जो बाल श्रम में फंस जाते हैं, गरीबी पॉवर्टी है, उनको खेलने का और बहुत कम चीज़ें एक्सप्लोर कर पाते हैं, तो इस वजह से समान नहीं है,
ठीक है। तो हमने इसी प्रकार से समझना है। बहुत बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वो जो बच्चे हैं उनको, प्रत्येक बच्चे को उसके बचपन में खुद से उसकी दुनिया को खोजने का, खेलने का, प्रयोग करने का अवसर मिलता है, और हम ये सोच लेते हैं कि भाई सारे बच्चे खेलते तो हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर असमानता होती है। भाई जो बाल श्रम या गरीबी में बच्चे फंस जाते हैं, वो खुद से कैसे प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि पैसे नहीं है भाई, तमाम प्रकार की चीज़ें। इस वजह से सभी का बचपन एक जैसा नहीं होता। एक तो ये कंसेप्ट है। दूसरा है आपका चाइल्डहुड इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, कंस्ट्रक्ट। ठीक है, मतलब कि जो आपका बचपन है साहब, यह समाज के द्वारा बनाई गई एक संरचना है। इसको आप ट्रिक बनाकर समझिए। ठीक है, दो चीज़ें हैं। एक आपको देखने को मिलता है कि बचपन एक यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट है, मतलब कि सार्वभौमिक एक, ठीक है, मतलब कि सभी के लिए एक समान है। तो क्या सार्व, ठीक है, भौमिक, क्या भाई सभी के लिए एक समान होता है? तो मैंने अभी तो एक्सप्लेन किया सभी के लिए एक समान नहीं हो सकता, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। बचपन एक सामाजिक संरचना है, ये बिल्कुल ठीक है। सामाजिक मतलब कि समाज के अंदर हर एक प्रकार के लोग हैं। तो भाई जैसा, मतलब कोई गरीब है, कोई अमीर है, जैसा उनका बजट है या जैसा उनका वातावरण रहा है, जैसा उनका समाज रहा है, उसके हिसाब से ये अलग अलग है। मतलब कि आप कभी भी बचपन बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण, यूनिवर्सल कंस्ट्रैक्ट है। आप इसके साथ नहीं जाओगे, आप किसके साथ चले जाओगे? आपके भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट, ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, मतलब कि सामाजिक संरचना है। हिंदी और इंग्लिश में ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है साहब, आगे आ जाओ। क्या भाई आप समझे? एक और इसमें देखिए वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, क्योंकि समाज की बात वाइगोत्स्की करते हैं कि इनके अनुसार एक पूरी तरह अमीर और दूसरी तरफ पूरी तरह गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनका बचपन कभी भी एक समान नहीं हो सकता। इसलिए बचपन समाज और संस्कृति के हिसाब से तय होता है। ठीक है जी। देखो जेंडर का एक कंसेप्ट अलग है, कभी आप जेंडर के साथ इसको मिक्स कर दो, वो एक अलग है, क्योंकि उसमें भी समाज का एक अहम रोल होता है, लेकिन वो एक अलग है। यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि भाई जो बचपन है ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको भाई 10 बार स्टार मार्क कर लो। बच्चे इसके साथ चले जाते हैं यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट के साथ चले जाते हैं कि सार्वभौमिक निर्माण है, ये नहीं है भाई। समाज के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से तय होता है। क्या कुछ समझे या नहीं समझे? आगे आ जाओ। अब हम आगे करते हैं कुछ आपकी शिक्षण विधि है। देखो वैसे तो आपने बहुत बार देखा होगा, व्याख्यान विधि है, मेथड, मतलब अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग से करवाऊँगा मैं आपको। ठीक है, जो कि बहुत कम रेयर हैं, आपको देखने को मिलते हैं, और ये आपके पूछे गए हैं भाई। देखो सबसे पहले मैं आपको कराता हूँ एक ये वाला। इसमें आप इंग्लिश पर ध्यान देंगे, रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक अध्यापन। इंग्लिश पर आप ध्यान देंगे, हिंदी वाले भी। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। अब उल्टा का क्या मतलब हो गया भाई? पहले एक बच्चा सुन रहा था, अब बच्चा टीचर की भूमिका निभाएगा, मतलब एक दूसरे की भूमिका निभाते हैं। इसमें क्या है कि भाई एक सहभागी विधि है, जिसमें शिक्षक व छात्र दोनों मिलकर पाठ या विषय पर चर्चा करते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी भूमिकाएं बदल लेते हैं। ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा कि भाई एक शिक्षक बोलता है कि चलिए राहुल आप बताइए, आप आज बच्चों को पढ़ाइए, मतलब वो शिक्षक एक वो खुद उसके स्थान पर बैठ जाता है और राहुल पढ़ाने लगता है। तो अब क्या हो रहा है भाई? रेसिप्रोकल मेथड है ये। अब देखो इसमें बच्चा सीख ही रहा है, लेकिन ये भी एक टीचिंग स्टाइल है, टीचिंग मेथड है ये भी। तो रेसिप्रोकल मेथड है और ये बहुत बार आपका पूछा गया है, इस वजह से सबसे पहले मैंने ये करवाया है। 3 और हैं। अच्छा, इसका उदाहरण नहीं, एक और है। एक है आपका ये वर्णनात्मक शिक्षण। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं भाई मैं तेरे को एक्सपोज कर दूंगा, मतलब भाई मैं तेरे बारे में पूरी दुनिया को बता दूंगा, ये बात ये है, मतलब कि वर्णन कर दूंगा। तो वर्णनात्मक शिक्षण, हिंदी और इंग्लिश, एक्सपोर्टरी टीचिंग और आपका वर्णनात्मक शिक्षण याद रखेंगे। अब ये क्या है? यह है पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें टीचर पूरी तरह सक्रिय एक्टिव होता है। ठीक है, मतलब कि बहुत बार हमने देखा है कि भाई हम जस्ट अध्यापक की, जैसे कि आज की बात कर लेते हैं कि आज आप मेरी बातें सुन ही रहे हो, इसमें मैं क्या हूँ भाई? आज हम वर्णनात्मक, मैं वर्णन कर रहा हूँ और आप अभी सुन रहे हैं, तो मैं क्या हूँ? अभी एक्टिव हूँ और आप क्या हैं? पैसिव। ठीक है, क्योंकि आप तो जस्ट सुन रहे हैं। तो ये 2 विधियाँ हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दोनों की मैंने ट्रिक भी बताई है। एक्सपोज कर देना, ठीक है, मतलब पूरी दुनिया का वर्णन कर देना, पूरी दुनिया को बता दूंगा भाई तेरे बारे में। रेसिप्रोकल मतलब कि उल्टा। क्या समझे या नहीं समझे? अब आगे आ जाओ। हमने बहुत बार देखा है कि क्या एक कुछ उदाहरण देकर कुछ चीज़ें समझाई जाती हैं। एक होता है गैर उदाहरण। तो हम ये सोच लेते हैं कि गैर उदाहरण का मतलब है कि वहाँ पर उदाहरण नहीं दिए जाते।
ठीक है। तो इसमें भी आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हो। और भाई ये आपके सारे के सारे आपकी आप 24 और 25 में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं खासकर, ठीक है, क्योंकि 3 साल के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो हम मैराथन तो देख लेते हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ छोड़ देते हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि मैंने 10 घंटे की मैराथन कर लेती फिर भी मेरी सीडीपी में 12 नंबर बने। यहाँ पर आप ध्यान देंगे भाई बहुत बार उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है। आगमन विधि, निगमन विधि, उसमें आपको देखा है ना, एक होता है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। तो आगमन, दूसरा है निगमन। देखो निगमन में आ गया नहीं तो नियम, इसमें पहले नियम बताए जाएंगे भाई किसी भी चीज़ के। जैसे मैं आपको नियम बता दूं कि भाई जब आप सी टेट का पेपर देने जाएंगे तो भाई उसके मैं आपको पूरे नियम बता दूं। लेकिन आगमन में है साहब आपका पहले उदाहरण। तो भाई पहले मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि भाई फला फला इंसान ने या मैंने खुद ने भी सी टेट इस प्रकार से मतलब किसी ने भी क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो मैंने बाद में उसके नियम बताए कि भाई उसने इस प्रकार से उसके नियम को फॉलो किया था। तो जो उदाहरण दिए जाते हैं, अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने कोई भी चीज़ समझा दी मैंने। अब जैसे त्रिभुज है भाई, मैंने त्रिभुज के बारे में बता दिया। मैंने आपको बताया कि साहब ये आपका एक त्रिभुज है, इसमें ये इसकी आकृति है, मैंने आपको आकृति बनाकर दिखा दी। मैंने मतलब डायरेक्ट आपको त्रिभुज का ही उदाहरण देकर बता दिया, ठीक है। अब गैर उदाहरण में क्या होगा, बहुत बार हम ये सोचते हैं कि इसमें उदाहरण नहीं दिए जाते, लेकिन नहीं साहब, इसमें क्या होगा, इसमें आपका डायरेक्ट ये नहीं बताया जाएगा, मतलब ये उदाहरण नहीं दिया जाएगा कि ये त्रिभुज है। लेकिन इसके अलावा जहाँ पर आप कन्फ्यूज हो सकते हो, जैसे ये बता दिया कि भाई ये आपका वर्ग है, ठीक है, चारों भुजाएं बराबर है, ये आपका वृत्त है। मतलब आपको त्रिभुज के अलावा जो आपको उदाहरण देना था मैंने, उसके अलावा सारे के सारे बाकी उदाहरण देकर बता दिए। तो यह भी आपका, इसको हम बोलते हैं गैर उदाहरण, लेकिन इसमें उदाहरण दिए जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा नॉन एग्जाम्पल। इसका मतलब यह है नहीं कि नोट एग्जाम्पल। तो नॉन एग्जाम्पल में क्या आ गया, उदाहरण तो दिए लेकिन जो पर्टिकुलर चीज़ थी उसको छोड़कर बाकी आपके सारे उदाहरण दे दिए। अगला है आपके अधिगम के प्रकार, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। जब हम सीखते हैं भाई, एक आपका होता है, ठीक है, इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। एक होता है आपका अनुकूलित, ठीक है, ये आपको हिंदी में ही ध्यान रख लेना है। इसमें क्या है कि यह आपका व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म से जुड़ा हुआ है। इसमें स्टार्टिंग में आपका पुरस्कार आपको दिया जाएगा, फिर बार बार आपका अभ्यास के द्वारा ये सारे आपके काम करवाए जाते हैं। आपका अनुकूलित अधिगम हो जाता है, ठीक है। ये आपका पूछा गया था भाई, अनुकूलित अधिगम। देखो ये भी एक आपका सीखने का स्टाइल है, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, पहले बच्चे को पुरस्कार दिया जाता है या फिर उसको बार बार अभ्यास, प्रैक्टिस से बच्चे को किसी भी काम में उसकी आदत डाल दी जाती है। जैसे कि अब आप एक घर में छोटा सा बच्चा है, वो खाना नहीं खा रहा क्योंकि उसको फ़ोन की लत लग चुकी है, तो आप उसको फ़ोन दे देते हैं बार बार, और फिर आराम आराम से जब वो खाना खाने लग जाता है उससे उसका आप फ़ोन ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका अनुकूलित, ठीक है। अभी आपको बताया था अनुकूलित और प्रतिकूलित, अभी बताया था, तो ये भी उसी प्रकार का है। दूसरा है ग्रहण। देखो ग्रहणशील, अब ग्रहण का क्या मतलब हो गया भाई, हम सीख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिसिप्टिव, मतलब कि आपका रिसीव करना, ठीक है। और रिसीव जब हम करते हैं तो क्या भाई हम लगातार बोलते नहीं भाई, हम जब सुनते हैं, ठीक है। तो आप उसमें क्या होते हो, पैसिव होते हो, निष्क्रिय होते हो। मतलब आप बोल नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, तो आप जस्ट सुन रहे हो, आप क्या है, निष्क्रिय हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी लर्निंग का एक मेथड है। आगे आ जाओ, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के जो सिद्धांत हैं, यहाँ पर एक बार बात करता हूँ मैं, ठीक है। वह जो बहुबुद्धि आपने देखा होगा, ठीक है, आपने एकल बुद्धि, एक कारक बुद्धि, द्विकारक बुद्धि, त्रिकारक बुद्धि, आपने सारे के सारे देख लिए होंगे। बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुकारक बुद्धि। लेकिन यहाँ पर है साहब आपका रेमंड कैटल का बुद्धि सिद्धांत, ठीक है, कैटल्स थ्योरी। देखो अब रेमंड कैटल क्या बताता है, एक बात बताओ। देखो कैटल है, कैटल में हम क्या करते हैं भाई, पानी को गर्म कर लेते हैं, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ आपके पास एक कैटल है और आपके घर में आज पानी है नहीं भाई, और आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। आप गए फ्रिज में, आपको दिखी बर्फ़। अब आप क्या करोगे, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, आप बोलोगे कि भाई इस जो बर्फ़ है इसको ही मैं बाहर निकाल के पानी बना लेता हूँ। आप कैसे बनाओगे, वैसे थोड़ा टाइम लग जाएगा। आपने कैटल के अंदर डाल दिया, ठीक है, ठोस होती है बर्फ़, ठीक है। तो उससे क्या हो गया भाई, आपका पानी बन गया, मतलब आपका ठोस से आपका तरल बन गया। ये आपका जो सिद्धांत है किसने दिया था, कैटल ने दिए थे। और कैटल को हम कैसे याद रखेंगे, रेमंड कैटल, ठीक है। लेकिन इसमें 2 अलग अलग चीज़ हैं, ये तो आपको सिद्धांत बता दिया मैंने। लेकिन जो बुद्धि का आपका ठोस बुद्धि और तरल बुद्धि, अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा भाई, ये क्या है जो आपकी स्टार्टिंग में मैं करूँगा भाई, आपका ठोस बुद्धि, ठीक है। ठोस बुद्धि को हम क्या है भाई कि आपका यह व्यक्ति का जो आपका अनुभव होगा,
शिक्षा और संचित ज्ञान पर आधारित होता है, उम्र के साथ बढ़ता रहता है। देखो, आज आप हो सकता है कि आज आप 24 साल के हो, 28 साल के हो, 32 साल के हो या फिर 21-22 साल के हो, ठीक है। आपके घर में कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है। तो भाई आज आप क्या कर रहे हो भाई, आप शिक्षा ले रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे अभी आप सीटेट का पेपर है, यहाँ से आपका कुछ एक्सपीरियंस होगा और भी आपके लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो गया, आपके पास कुछ ज्ञान भी होगा। तो आराम आराम से जब आप 40 के होगे, 50 के होगे, 60 के होगे, तो आप एक ठोस इंसान के मतलब कि आपका जो ज्ञान है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा उम्र के साथ साथ, ठीक है। मतलब कि आपका ज्ञान मजबूत है भाई, ठोस है। दूसरी तरफ क्या है, या तो आपका अनुभव शिक्षा के ऊपर आधारित है। जो आपका तरल फ्लूइड इंटेलिजेंस, ये क्या है साहब, आपका जन्मजात और अनुवांशिक जो आपकी हेरिडिटी होती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते, फिर भी उनका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प होता है, कि उनके बोलते हैं कि भाई उसके मम्मी पापा के ऊपर इसका आईक्यू गया है। लेकिन क्या वो पूरी ज़िंदगी ऐसे रहता है? नहीं भाई, वो एक उम्र के बाद वो कम होने लगता है। तो तरल, अब आप देखो जो तरल चीज़ें वो तो बह जाएंगी, तो एक उम्र के बाद ही है आपका बढ़ने के साथ कम हो सकती है, ठीक है। उम्र बढ़ेगी तो ज्ञान कम, ये मतलब ये चीज़ें कम होगी। लेकिन जो ठोस है, जो ठोस चीज़ थोड़ी बहेगी भाई, वो तो वैसे की वैसे वहीं पर पड़ रहेगी, बल्कि उसके आसपास और भी चीज़ें आकर जमाव हो जाती हैं तो वो बढ़ती है। तो यह उम्र के साथ बढ़ता है, ठोस और तरल कम होता है, ठीक है। तो आइए अब देखो, ये कुछ ऐसे कीवर्ड हैं, ये आपने बहुत बार अलग अलग जगह से किया होगा, लेकिन उसके अंदर ही कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जो कि काफ़ी माइनर हैं, काफ़ी बारीक की लाइन है। जेंडर की अवधारणा करते हैं भाई, ठीक है। देखो, सेक्स के ऊपर बात करेंगे, जेंडर के ऊपर बात करेंगे और जेंडर भूमिकाओं के ऊपर बात करेंगे। एक आपका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। तो कुल मिलाकर एक है साहब आपका कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो 5 चीज़ें हैं, इनके ऊपर बात करूँगा मैं। सबसे ऊपर भाई मैं आपका लिंग के ऊपर बात करता हूँ, सेक्स के ऊपर बात करता हूँ। तो ये क्या है साहब, ये आपका बायोलॉजिकली आपका कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, जब एक बच्चा जन्म लेता है, या तो एक लड़के के रूप में जन्म लेगा या एक लड़की के, लड़का होगा या फिर लड़की होगी। जब हम जन्म से पैदा होते हैं तो हमारा जो शरीर है वो एक किस रूप में पैदा हुआ है, तो इसको कुल मिलाकर हम बोल देते हैं भाई लिंग, ठीक है, सेक्स। दूसरी तरफ है जेंडर। अब ये जेंडर क्या है, ये मान के चलो कोई पैदा तो भाई लड़के के रूप में हुआ है या फिर एक लड़की के रूप में हुआ है, ठीक है। लेकिन समाज के द्वारा, ठीक है, समाज के द्वारा ये उसको तय कर दी गई है उसकी भूमिकाएं कि भाई तू तो लड़की है, ठीक है, भाई तू तो लड़की है, तू हवाई प्लेन नहीं उड़ा सकती, क्यों? क्योंकि तू तो लड़की है, ठीक है। भाई तू रात को 10 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकती, क्यों? क्योंकि तू तो लड़की है। देखो, अब जब बच्चा जन्म लिया तब उसको थोड़ी पता था कि भाई तू 10 बजे के बाद बाहर जा पाएगा या एरोप्लेन नहीं उड़ा पाएगा या उड़ा पाएगा। वो तो हो गया साहब आपका सेक्स, लिंग, ठीक है, बायोलॉजिकली फैक्टर है। लेकिन यहाँ पर समाज के द्वारा दे दिया गया आपका जेंडर, ये बात आप ध्यान रखोगे। बहुत बार क्या होता है, यहाँ पर भी आपको जेंडर लिखा मिलेगा, यहाँ पर भी, लेकिन आप हिंदी के में देखोगे यहाँ पर लिंग देखने को मिलेगा, यहाँ पर जेंडर, ठीक है। तो जेंडर क्या है, आपका एक सोशल कॉन्स्ट्रैक्ट है आपका, ये साहब आपका समाज के द्वारा एक जो संरचना है वो दी जाती है। अब आगे आ जाओ, जो जेंडर भूमिकाएं हैं समाज या संस्कृति के द्वारा यह तय करना कि लड़कों को कैसा व्यवहार करना चाहिए और लड़कियों की रुचि किस काम में होनी चाहिए। मतलब कि लड़के क्या करेंगे, लड़कियां क्या करेंगी, ये आपका समाज और संस्कृति, इन दोनों चीज़ों से मिलकर आपका ये तय करती है। ये आपकी जेंडर भूमिका है। मतलब कि जेंडर तो आपके हो गए भाई, ठीक है। अब आप जेंडर के अंदर देखो कि वह लड़का क्या करेगा, जेंडर तो दो ही होते हैं, मेल फीमेल। अब लड़कियाँ क्या करेंगी, लड़का क्या करेगा, ये आपका बताने वाला कौन है, यहाँ पर समाज या फिर संस्कृति है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट था। आगे आ जाओ स्टीरियोटाइपिंग चीट, इसको हिंदी में देखिएगा रूढ़िवादी, हिंदी वाले भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पर रिलेट करते हैं। भाई जो समाज में बहुत पहले से चीज़ें चली आ रही हैं और हम उसको जो का त्यों फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पहले बोलते थे कि भाई लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आज को यही बोल रहा है या फिर इसी प्रथा को आगे बढ़ा रहा है, तो वो क्या है, उसकी जो सोच है वो रूढ़िवादी सोच है उसके। मतलब वो वैसे की वैसी चीज़ों को बढ़ा रहा है कि भाई सिर्फ जो मेल है, भाई मेल खाना नहीं बना सकते, बोल देते हैं कि भाई लड़कियां खाना बनाएंगी, लड़का नहीं खाना बना सकता। तो जो सोच है वो आपका स्टीरियोटाइपिंग है और इस वजह से हम इसको जेंडर रूढ़िवादिता बोल देते हैं। आगे साहब आपकी स्थिरता, ठीक है, हिंदी में ध्यान रखेंगे कंसिस्टेंसी। साहब आपका ये क्या है, जेंडर कंसिस्टेंसी, जेंडर स्थिरता। जब बच्चे को ये समझ में आ जाएगा कि भाई यदि मैं खाना बना लूँगा तो मैं लड़की नहीं बन जाऊँगा, अगर मैं प्लेन उड़ा लूँगी तो मैं लड़का नहीं बन जाऊँगी, ठीक है, या हमारा जो लिंग है वो चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इसको हम बोल देते हैं स्थिरता। मतलब कि अब उसको उसके थॉट हैं वो स्थिर हो चुके हैं कि भाई कौन लड़का है कौन लड़की है। तो ये 5-6 चीज़ हैं, आई थिंक 5 या 6 चीज़, 4, हाँ
6 चीज़ है, ठीक है भाई। आपका लिंग क्या है, जेंडर क्या है, ठीक है। फिर जेंडर की भूमिकाएं, तो लिंग का तो पता चले गया भाई कि जो बायोलॉजिकल है, जब हम जन्म लेते हैं लड़का या लड़की के रूप में। जेंडर ये भाई आपका समाज के द्वारा बनाया जाता है। ये आपके इसकी भूमिका है, जेंडर की भूमिकाएं क्या है, ये भी आपकी समाज और आपकी कल्चर संस्कृति के द्वारा। स्टीरियोटाइपिंग चीज़ जो हमेशा से चली आ रही है वो चीज़ें, और आपकी स्थिरता, जब हम यह समझ जाते हैं एक्चुअली में, ठीक है, तो ये आपकी स्थिरता हो जाती है। आगे आ जाओ भाई, आपके कुछ मोटर स्किल हैं, 2 ही हैं। देखो, एक आपकी ग्रोस, एक आपका फाइन मोटर स्किल। देखो फाइन मोटर स्किल, फिर है सब आपका ग्रोस मोटर स्किल, ठीक है। अब एक बात बताओ, एफ कौन से नंबर पर आता है भाई? ए बी सी डी ई एफ जी। तो 1 2 3 4 5 6 भाई, ये तो है 6 नंबर पे, ये है 7 नंबर पे। अब बड़ा कौन सा भाई? जी, ठीक है। तो जी बड़ा है, मतलब कि ग्रोस। तो ग्रोस, जी बड़ा है तो ग्रोस, ग्रोस से अब हमने क्योंकि बड़ा है तो जाहिर सी बात है भाई, इसमें जो आपका शरीर का जो बड़ी मांसपेशियाँ उनका प्रयोग हो हम जब करते हैं, जैसे कि आप दौड़ रहे हो तो आप आपके हाथों का प्रयोग कर रहे हो, क्योंकि आप उसको टहला रहे हो, और आप पैरों का यूज़ कर रहे हो, तो आपकी जो पैर की मतलब पैर और हाथ की जो बड़ी मांसपेशियाँ उनका यूज़ कर रहे हो, आप कूद रहे हो, चल रहे हो, ठीक है। दूसरी तरफ एफ 6 नंबर पे मतलब 7 से छोटा है, तो इसमें छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब मैं लिख रहा हूँ टैब पे, तो मैं मेरी उंगलियों से लिख रहा हूँ, तो उंगलियों से लिखना, बटन लगाना, चित्र बनाना, सुई में धागा डालना, जो गेंद पकड़ना हाथों के साथ, जो ये चीज़ें हैं साहब, ये आपकी स्थूल गति, आपको हिंदी में याद रखेंगे, फाइन मोटर, ग्रोस मोटर। ग्रोस से याद किया था जी 7 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, ठीक है। ग्रोस से याद करो क्रॉस, मान के चलो भाई मैंने कोई चीज़ क्रॉस करनी है, ठीक है, एक रोड क्रॉस करना है या फिर एक समुद्र क्रॉस करना है, तो जाहिर सी बात है हाथ पैर में चलाऊंगा, तो मतलब बड़ी मांसपेशियाँ और दूसरी तरफ आपकी छोटी मांसपेशियाँ। आगे आ जाओ साहब, आपकी कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है आपके, ठीक है। सिगमंड फ्राइड के द्वारा इस थ्योरी को दिया गया है। आपका डिफेंस मतलब है आपकी रक्षात्मक युक्तियाँ। ये कौन सी है आपकी साहब? ये आई थिंक 4 हैं, 4 की 4 आपकी भाई बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे एक बार इसको देखो, आपका हिंदी में तादात्म्यीकरण, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। देखो, अब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है भाई? किसी की कुछ पहचान होती है। मान के चलो एक घर में छोटा बच्चा है, आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा है 8-10 साल का, और आपकी उम्र है 20 या फिर 25 या 30 साल। तो जैसे आप चलते हो, गाड़ी चलाते हो, वो आपकी एक छवि बनती रहेगी उसके दिमाग के अंदर, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं बड़ा होकर कुछ ना कुछ गुण आपके ज़रूर फॉलो करेगा। उसकी मम्मी के गुण फॉलो करेगा, उसके पापा के फॉलो करेगा, ठीक है। अगर आप पढ़ाते हो, क्या पता वो भी साथ के साथ पढ़ाने लग जाए, ठीक है। मतलब कि वो क्या कर रहा है साहब, वो आपको देखकर आपके तौर तरीके आपकी नकल कर रहा है। मतलब वो समझ तो, मतलब वो देख तो रहा है, मतलब वो जानबूझकर कर रहा है, ठीक है। इसमें हो आपकी आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि आपकी कुछ आइडेंटिटी है, आप ये ट्रिक बनाकर याद रखोगे कि आपकी आइडेंटिटी आपकी पहचान को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तादात्म्यीकरण ये हिंदी वाले याद रखेंगे। दूसरा है साहब आपका इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन, अब इसमें क्या है कि बिना सोचे समझे जो बच्चा है दूसरों के विचार और मान्यता को अपने अंदर समाहित कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि भाई छोटा बच्चा है, अब उसको सही गलत का नहीं पता। अगर हमने बोल दिया कि भाई तो जो तेरा दोस्त है राहुल, उसके साथ तो कल से नहीं दिखेगा, तो उसने ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, ठीक है, उसने यस बोल दिया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि भाई उसने कोई विचार या कुछ भी, कुछ मान्यता भी हो सकती है, ठीक है, तो उसने कुछ हाँ ना नहीं किया और उसने डायरेक्टली क्या किया, उसके अंदर समाहित कर लिया। याद कैसे रखोगे कि भाई कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, तो भाई वो भी इंट्रोवर्ट है, हम ट्रिक बना रहे हैं कि वो भी इंट्रोवर्ट है, इसी वजह से उसने सारी की सारी चीज़ें मान ली भाई, ठीक है। अतः आक्षेपण, इसको आप यदि इंग्लिश में ध्यान रखोगे, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी की पहचान थी, उसको जानबूझकर कॉपी कर लिया किसी छोटे बच्चे ने। इंट्रो, भाई वो आपका इंट्रोवर्ट है, और इंट्रोवर्ट पे हम कुछ भी काम डाल देते हैं तो वो कर ही लेता है, वो ज़्यादा कुछ बोलता भी नहीं, ठीक है। तीसरा है साहब आपका प्रोजेक्शन। ये था इंट्रो प्रोजेक्शन, अब आ गया खाली प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या है कि भाई आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे कि अभी CTET का रिज़ल्ट आया, जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो आज ही हमारा हरियाणा का रिज़ल्ट आया है, और बहुत बार आपने देखा होगा कि भाई इसमें क्या होता है। जैसे आज का उदाहरण दूँ तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने बोल दिया कि सर मेरे तो 90 मेरे को नंबर चाहिए थे, मेरे बने हैं सर 75, और मेरे तो जो चेयरमैन है उसने पेपर ठीक नहीं बनाया, या पेपर की सील खुली हुई थी, या फिर चेकिंग अच्छे से नहीं हुई। मतलब वो क्या कर रहे हैं, अपनी खामी नहीं देख रहे, दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। जब हम देखते हैं कि भाई हमारी तैयारी आधी अधूरी होती है और
जैसे कई कबार अगर आपको मान के चलो भाई आपको किसी बड़े शहर में निकलना है, लखनऊ, दिल्ली या फिर जहाँ पर भी, तो भाई आप घर से पूरे पूरे टाइम पर आए थे और आपके बस का टाइम था 7:40, ठीक है, और 7:40 की बजाय 7:39 पर आज वो ड्राइवर बस ले गया, तो आप क्या करोगे? पूरी पूरी कि भाई ऐसा थोड़ी होता है, बहुत बार तो बस 7:50 पर भी आती है, आज 39 पर ही क्यों ले गया। मतलब आपने आपकी खामी नहीं देखी कि आप भी पूरे पूरे टाइम पर आए हो, आप 5-10 मिनट पहले आ सकते थे, लेकिन आपने पूरा पूरा ब्लेम उस पर कर दिया, ठीक है। जब हम अपनी खामियां या फिर गलतियां उसका दोष पूरा दूसरों पर मंड देते हैं, उसको बोल देते हैं प्रोजेक्शन। याद कैसे रखोगे? देखो प्रोजेक्शन में एक वर्ड आ गया प्रोजेक्ट, ठीक है, मतलब प्रो आ गया, प्रो से हमने बना लिया भाई प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट हम क्या करते हैं भाई, जब हमें कोई दूसरा बोलता है, जैसे कि हम बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, कुछ भी, हम उसके अंदर प्रोजेक्ट बनाते हैं कि साहब भाई आप प्रोजेक्ट बना के लेके आइएगा। तो भाई जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपका क्या होगा साहब, दूसरों के कहने पर बनाया, तो हमने दूसरों पर ही कि भाई इस सर ने मेरे को ये बोला था, ठीक नहीं बोला, अगर ये नहीं बोलते तो मैं अपने हिसाब से बनाता। तो मतलब आपने दूसरों जो अपनी कमियां हैं उस दूसरों के ऊपर मंड दी, ये होता है सब आपका प्रोजेक्शन। इसको हम बोल देते हैं प्रक्षेपण। और ऊपर आया था इंट्रोजेक्शन, ये है प्रोजेक्शन, ठीक है। इंट्रो से हमने याद किया था इंट्रोवर्ट, ठीक है। इंट्रोवर्ट को आप कुछ भी बोल दो वो वैसे वैसे मान लेगा, ठीक है। इसमें बच्चा बिना सोचे समझे दूसरे के विचारों मान्यता को अपने अंदर बिठा लेता है कि यही सही है। प्रोजेक्शन इससे थोड़ा अलग है, ठीक है। आपका एक लास्ट बच जाता है भाई रिप्रेजेशन, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं हिंदी में दमन, ठीक है, रिप्रेजेशन। इसमें क्या है कि भाई किसी भी दर्दनाक कोई आपकी अतीत की घटना है या कोई भी ऐसी घटना हो गई जिसका अनुभव आप बलपूर्वक आपके अनकॉन्शियस माइंड में भेज देते हैं, ठीक है। एक होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है आपका अनकॉन्शियस माइंड। तो आप आपके दिमाग से बाहर निकाल देते हैं उस चीज़ को, आपका मतलब आपने दमन, इसको आप रिप्रेजेशन इसको आप बोल देते हैं, ठीक है। तो 4 पॉइंट है, ठीक है। आपका आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी मतलब कि पहचान, दूसरों की पहचान जानबूझकर जब हम कॉपी करने लगते हैं, ठीक है, हम भाई हम बहुत बार दूसरों जैसे बनना चाहते हैं। इंट्रोजेक्शन एक था आपका प्रोजेक्शन और एक है साहब आपका रिप्रेजेशन। 4 की 4 चीज़ें। फाइनली भाई आज का हमारा लास्ट पॉइंट आ गया आपका 9th पॉइंट, शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण, एजुकेशनल अप्रोचेज। इसमें देखते हैं जैसे कि आपका होता है एक तो समावेशन इंक्लूसिव और एक होता है सब आपका एकीकरण। जो समावेशन है, देखो समावेशन को यदि हम संधि विच्छेद कर देते हैं, सम प्लस आवेश या सम, ठीक है, ये बन गया। तो इसमें एक वर्ड आ गया सम, मतलब कि समान। तो इसमें क्या होगा, सबके साथ समान जो चीज़ें होंगी उनको ट्रीट किया जाएगा, ये भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। बस कुल मिलाकर इसमें मतलब जो स्कूल है बच्चे की आवश्यकता के अनुसार वो चीज़ें ढल जाती हैं, समावेशन जो एजुकेशन होते हैं उसमें। दूसरी तरफ आपका इंटीग्रेशन, इसको हम बोल देते हैं एकीकरण। इसमें स्कूल बच्चों के अनुसार नहीं बदलता बल्कि बच्चे को स्कूल के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है, ठीक है। तो 2 चीज़ हैं, छोटी छोटी हैं। तो भाई चलो आज का जो हमारा पूरा लेक्चर था वो आज हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। 37-38 मिनट हो चुके हैं, लेकिन यकीन मानिए आपने बहुत बार CDP किसी और यूट्यूब चैनल से या किसी और टीचर से पढ़ी होगी, बखूबी सारे हर एक टीचर बेहतरीन तरीके से पढ़ाता है, लेकिन ये वो कोर पॉइंट है जो कि हम ये सिर्फ ये सोच रहे थे कि ये तो छोटा सा पॉइंट है, और हम यहाँ पर भाई 9 पॉइंट के अंदर मैंने आपके 2-2, 3-3 पॉइंट बताए हैं, कुल मिलाकर 30 के आसपास पॉइंट बताए हैं। इस 30 में से यकीन मानो कि आपके 12, 13, 15 आपके नंबर 101% इसके इर्द गिर्द ही घूमते हैं हर बार। कोई भी आप पेपर उठा के देख लेना भाई, ठीक है। लेकिन आपके ऊपर अब डिपेंड है कि आप कितने अच्छे तरीके से इसके ऊपर कमांड करते हो और कितने अच्छे तरीके से इन चीज़ों को पढ़ते हो। शिवम CDP जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये शिवम @शिवम CDP ये अपना यूट्यूब चैनल है। शिवम भगवान शिव की फ़ोटो लगी है भाई, साथ में एजुकेशन ये आपका बैकग्राउंड है, ठीक है। और अभी तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, अपने सब्सक्राइबर हैं, वो 43 हो चुके हैं, 52 इस पर वीडियो आ चुकी है। लास्ट मंथ मैंने इसको शुरू किया है और आप मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि मेरा संसार एजुकेशन, ठीक है। आप यहाँ पर यदि आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में आते हो
या फिर पोस्ट में आते हो या फिर वीडियो में आते हो तो आपको अलग अलग आपको सेक्शन मिलेंगे। आपको लाइव का हाल फिलहाल इस पर सेक्शन नहीं है। वीडियो में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आप 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, 27, 28, 30, 32, 35, 50, जब आप यहाँ पर आओगे आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई हुई मिलेंगी। तो आज का जो लेक्चर है उसको मैं यहीं पर समापन की ओर लेकर चलता हूँ। छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी लास्ट में यही रहती है, क्योंकि मैं बीच में नहीं बोल पाता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें, कि भाई आपका जो एक लाइक है वो मुझे मोटिवेट कर देता है। बहुत दिल से बोल रहा हूँ मैं ये बातें, और ये सही भी है। तो भाई एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लाइक कर देंगे तो बहुत ही अच्छा काम होगा। एक शेयर उस इंसान तक जो 2, 4, 5 बार 6 बार सीटेट में रह चुका है और 80 के आसपास उसके मार्क्स बन जाते हैं, 75, या फिर वो 10, 12, 15, 20 नंबर से रह जाता है। तो भाई मुझे पता है कि वो कहाँ पर उसकी गलतियाँ हो रही हैं। तो ये वीडियो उस तक ज़रूर शेयर करना, और वो पास होगा, आपको भी दुआ लगेगी। तो भाई देखो यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करके ये जो घंटी है सब्सक्राइबर लिखा हुआ है ये आपको दबा देनी है, ठीक है। लाल अक्षरों में लिखा हुआ मिलेगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। आप कहाँ से हो पर्टिकुलर, और किस स्टेट आपको सी टेट के लिए या फिर किस एच टेट के लिए, किस स्टेट के टेट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कमेंट करके बताइएगा भाई। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है भाई। राम राम।